खास बुलेटिन उत्तराखंड दर्पण में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए उत्तराखंड दर्पण की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, जहां ज्ञानद्वीप आश्रम में पुष्कर सिंह धामी ने महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद से मुलाकात की। यज्ञ में उनके साथ बीजेपी नेता भी शामिल हुए। आपको बता दें कि ज्ञानद्वीप आश्रम में 17 मार्च तक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथी हमारे बीच आयोजन समिति से बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पिथौरागढ़ दिल्ली हाईवे सेवा का शुभारंभ किया है। देहरादून कैंप कार्यालय में उन्होंने वर्चुअली हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हवाई सेवा के शुरू होने से मुसाफिरों को सुविधा होगी और उनका समय बचेगा। हवाई सेवा के लिए मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया है। गौरतलब है कि हवाई सेवा अप्रैल में नियमित रूप से जारी होगी, जिसका किराया लगभग 7,000 होगा। पिथौरागढ़ से दिल्ली का सफर जो है 1 घंटे तय करेगा। हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं रुड़की से भाजपा के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को आलाकमान ने हरिद्वार सीट से जो उम्मीदवार बनाया है वो पार्टी का एक बेहतर निर्णय है और पार्टी का ये निर्णय बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। हरिद्वार सहित 5 उत्तराखंड की सीटों पर भाजपा की झोली में आने वाली हैं और प्रदीप बत्रा ने यह भी कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में बेहतरीन काम करवाए, जिसका बीजेपी को अच्छा लाभ मिलेगा। नेटवर्क 10 संवाददाता ने क्षेत्र में जो लोग हैं उनसे खास बातचीत की। बहुत अच्छा किसान पार्टी का रहा। मैं सोचता हूँ कि त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और बहुत ईमानदारी से काम किया। उनकी छवि एकदम साफ है। मैं सोचता हूँ कि सोच है प्रदेश के लिए उन्होंने जो मुख्यमंत्री रहते हुए कार्य कर रहा बहुत अच्छा रहा। त्रिवेंद्र जी हरिद्वार के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। मैं सोचता हूँ कि यहाँ की जनता उन्हें प्यार करेगी और भारी मतों से जीत लेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलने से हरिद्वार के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के ओम घाट पर मां गंगा में दुग्ध अभिषेक किया। इसके बाद मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिला है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है और एक अलग खुशी देखने को मिल रही है। उत्साह पूरे हरिद्वार के साधु संतों से लेकर आम गरीब वंचित शोषित व्यक्ति तक को एक उत्साह है कि उनके बीच का एक व्यक्ति सांसद के रूप में हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने उन्हें टिकट दी है और निश्चित ही उन्होंने जो अपने कार्य किए थे, उन्होंने जो मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किए थे, आम आदमी के अंदर उनके प्रति एक ईमानदारी की जो छवि उन्होंने छोड़ी थी, उसको लेकर आज आम आदमी में बहुत खुशी है, उत्साह है, उमंग है। उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के पूर्व महामंत्री हरजीत जी के नेतृत्व में आज हम सब ने दूध अभिषेक किया है और निश्चित ही आपके नेतृत्व में हम सब लोग ये लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, युवा कार्यकर्ताओं में नहीं अपितु 14 की 14 विधानसभा जो इस लोकसभा सीट के अंदर आती है, सभी के अंदर उत्साह है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस उत्तराखंड के नहीं, इस देश के नेता है और उनके नेतृत्व में ये आज हरिद्वार लोकसभा के लोगों को एक सौभाग्य मिला है कि वो यहाँ से सांसद के रूप में विराजमान होंगे। पूरा का पूरा लोकसभा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जब से उनकी टिकट की घोषणा हुई है तब से ही कहीं ना कहीं दूध वितरण का कार्यक्रम, कहीं मिठाई वितरण का, कहीं आतिशबाजी का, ऐसे अनेकों कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी विधानसभाओं के, अपने मंडलों के अंदर कर रहे हैं। अल्मोड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रदीप चिमटा सोमेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन किए और सोमेश्वर बाजार में जनसंपर्क कर समर्थन जुटाया। साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर विचार विमर्श किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस जनबल जबकि बीजेपी धनबल से चुनाव लड़ रही है। अभियान की 2024 में इस देश में लोकतंत्र रहेगा या इस देश में तानाशाही की ओर बढ़ेगा, इसलिए भोले शंकर के दर्शन करके अपनी लोकतंत्र बचाओ
और इस देश के संविधान को बचाओ के इस संघर्ष की शुरुआत यहाँ से करूं। मेरे लिए ये धरती ही सबसे महत्वपूर्ण है कि सोमेश्वर विधानसभा ने ही मुझे आज जो मैं हूँ, देश की दोनों प्रदेश की पहली विधानसभा से लेकर देश के संसद के दोनों सदनों में जाने का मौका दिया। उसकी शुरुआत सोमनाथ जी की कृपा से, महादेव जी की कृपा से हुई। चमोली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके जरिए लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया है और नशा न करने की अपील की गई है। तो चमोली में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया है। छात्रों ने इसे लेकर लोगों को जागरूक किया। पोस्टर, निबंध, स्लोगन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर एसएस संधू चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। संधू 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं। उनकी गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती है। चंपावत में आईटीआई की तरफ से जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय और छात्रों को आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए जागरूक किया गया। जागरूकता रैली के जरिए आईटीआई प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसरों की जानकारी दी गई। आईटीआई की तरफ से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जो छात्र हैं उन्हें जागरूक किया गया और इसी के साथ रैली, नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर छात्रों को जागरूक किया गया। प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसरों की जानकारी इन नुक्कड़ नाटकों के जरिए दी गई। हमारे यहाँ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपने आईटीआई में प्रवेश संबंधी अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें बच्चों के माध्यम से एक रैली निकाली गई है। बच्चों ने अपना पूरा जोश दिखाया है कि आईटीआई में प्रवेश पाएं, अपना भविष्य सुनहरा बनाएं। इस तरीके के उन्होंने स्लोगन बताए हैं। लोगों से इंटरेक्ट किया है हम लोगों ने और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो चंपावत में हमारी जितनी भी आईटीआई हमारी चल रही हैं, वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश क्षमता उनकी पूरी हो, समस्त ट्रेड्स में प्रवेश हो, जिससे कि हमारे बच्चों को भविष्य हमारा सुनहरा हो चुके और बच्चों को लाभ मिल सके। बागेश्वर में जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराधा पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रशासन की तरफ से चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगने के बाद कोई भी विधायक, मंत्री सरकारी वाहन से योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। कोई भी नई योजना लागू नहीं होगी। पेड न्यूज पर कड़ी नजर रहेगी। हालांकि आचार संहिता के दौरान जनता की शिकायतें हमेशा सुनी जाएंगी। धारा 144 के तहत धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। खबरों, विज्ञापन की कमेटी द्वारा समीक्षा होगी और उन्होंने कहा कि मीडिया प्रमाणन एवं अनुसरण समिति गठित है, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर गठित है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चुनाव की तैयारियों का जिक्र इस दौरान किया। प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध रहने की बात उन्होंने कही है और सारी टीमें, जितने नोडल ऑफिसर थे, सबकी नियुक्ति आदेश जारी हो चुके हैं। सबकी ट्रेनिंग भी एक राउंड की ट्रेनिंग हो चुकी है। AROs की ट्रेनिंग भी 2-3 राउंड की ट्रेनिंग हो चुकी है। आज भी हमारी मीटिंग है। तो ये हमने जो मीडिया ब्रीफिंग है MCMC को लेकर, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को लेकर, उसके लिए भी प्रेस वार्ता ये आज आयोजित करी है। और जो सर्टेन प्रोविजन हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के होते हैं, उसको बताने के लिए भी हमने आज मीटिंग करी है। तो वो जो जितने भी हमारे जो भी SOPs हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी करी है, उसका एक प्रिंट कॉपी और एक उनका जो भी PPT है सर, उसमें मैं पूरे मीडिया बंधुओं को अपने शेयर कर दूंगी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी 15 मार्च को उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में
सीएम पुष्कर सिंह धामी लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिले के सीडीओ मनीष कुमार और अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय जसपुर पहुंचे और कार्यक्रम स्थल में तैयारियों का जायजा लिया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का जसपुर दौरा रहने वाला है, इसे लेकर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही हैं और अपर जिलाधिकारी सीडीओ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है और कार्यक्रम स्थल पर जो तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लिया है। उधम सिंह नगर के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में उनकी दौरे को लेकर कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए उप जिलाधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं कई विभागीय स्कीमों से यहाँ सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीमों से उनको लाभान्वित किया गया है। तो इसमें विभिन्न विभाग के लाभार्थी जैसे कि NRLM जो समूह हैं उनके लाभार्थी, आवास के लाभार्थी, प्रधानमंत्री जनमन के लाभार्थी, ये सभी लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे और अपना जो उनके सुझाव हैं वो सर के सामने रखेंगे। और अभी जो ये कार्यक्रम है ये संभावित है, तो उसी को तैयारियों को लेके किस प्रकार से इसको क्रियान्वित किया जाएगा उसके संबंध में अभी चर्चा हो रही है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ हर कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है, चाहे खान पान हो, पहनावा हो या फिर घूमने की कोई जगह हो। ऐसा ही एक त्यौहार है फूलदेई, जिसमें कि लोग फूलों के साथ प्रकृति का ये सुंदर त्यौहार मनाते हैं। इस त्यौहार में बच्चों की एक खास भूमिका होती है। बच्चे ही इस त्यौहार की वो कड़ी हैं जो कि लोगों को और तमाम घरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। साथ ही बेहद खूबसूरत तरीके से घरों को सजाया जाता है और ये त्योहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों खास है फूलदेई। फूलदेई एक ऐसा त्योहार है जो चैत्र संक्रांति अष्टमी से लेकर बैसाखी तक मनाया जाता है। इस त्योहार में बच्चे फूल तोड़कर लाते हैं और पारंपरिक पोशाकों में लोकगीत गाते हुए इन फूलों को हर घर की देहरी पर रखते हैं। ऐसा करते हुए बच्चे हर घर तक जाते हैं और पूरे गांव को सजा देते हैं। इस दिन घोगा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन खास तौर पर फ्योली और बुरांस के फूलों को देहरी पर रखा जाता है। माना जाता है कि ये घर में खुशहाली लाते हैं। बता दें कि कुमाऊं और गढ़वाल में पूरे 8 दिनों तक फूलदेई मनाया जाता है, तो कुछ इलाकों में लोग चैत्र के पूरे महीने ही फूलदेई मनाते हैं। तो आप भी इस त्योहार को मना सकते हैं और प्रकृति के रंगों का आनंद ले सकते हैं। फूलदेई की मान्यता। फ्योली से जुड़ी है फूलदेई की कहानी। उधर जंगल में फ्योली बिना पेड़ मुरझाने लगे, जंगली जानवर उदास रहने लगे। उधर फ्योली की सास उसे बहुत परेशान करती थी। फ्योली की सास उसे मायके नहीं जाने देती थी। फ्योली अपनी सास से और अपने पति से उसे मायके भेजने की प्रार्थना करती थी, मगर उसके ससुराल वालों ने उसे नहीं भेजा। फ्योली मायके की याद में तड़पने लगी। मायके की याद में तड़प कर एक दिन फ्योली की जान चली जाती है। उसके ससुराल वाले राजकुमारी को उसके मायके के पास ही दफना देते हैं। जिस जगह पर राजकुमारी को दफनाया गया था, वहां पर कुछ दिनों बाद ही पीले रंग का एक सुंदर फूल खिलता है, जिसे फ्योली नाम दिया जाता है। एक बार भगवान शंकर तपस्या में लीन हो गए। इस दौरान कई ऋतुएं चली गई। ऐसे में देवताओं और गुणों की रक्षा के लिए मां पार्वती ने चैत्र मास की संक्रांति के दिन कैलाश पर घोगिया माता को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद से ही चैत्र संक्रांति पर फूलदेई का पर्व मनाया जाने लगा। गढ़वाल की मान्यता। गढ़वाल की केदार घाटी में कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण और देवी रुक्मिणी केदार घाटी में विहार कर रहे थे। तभी देवी रुक्मिणी भगवान कृष्ण को खूब चिढ़ाती हैं, जिससे भगवान कृष्ण रूठ जाते हैं और कहीं जाकर छिप जाते हैं। तो देवी रुक्मिणी उन्हें ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें कृष्ण भगवान नहीं मिलते और वो ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती हैं। तब देवी रुक्मिणी छोटे बच्चों को बुलाती हैं और सबके देहरियों को फूलों से सजाने को कहती हैं,
ताकि बच्चों द्वारा फूलों से स्वागत देखकर भगवान कृष्ण का गुस्सा खत्म हो जाए। बच्चों की फूलों की सजाई देहरी और आंगन देखकर भगवान कृष्ण का गुस्सा सच में खत्म हो जाता है और वो सामने आ जाते हैं। तभी से फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है। सीएम आवास में भी फूलदेई का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बच्चों ने सीएम आवास की देहरी पर फूल और चावल बिखेरकर पारंपरिक गीत गाए। मुख्यमंत्री धामी ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को भी फूलदेई की बधाई दी। लोक पर्व न सिर्फ सांस्कृतिक महत्व है बल्कि प्राकृतिक महत्व भी है। फूलदेई और हरेला जैसे उत्तराखंडी त्योहार प्रकृति के संरक्षण का संदेश देते हैं। लिहाजा हमें अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ ही प्रकृति से भी जुड़ना चाहिए ताकि मानव और प्रकृति दोनों सेहतमंद रहें। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं।